Hello and welcome to PrepX IQ. As you know, we have started the NEET lecture series, NEET cum board lecture series for the physics class 12th. अभी मैं ये आपको करा रहा हूँ क्लास 12th का, क्लास 11th के भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे। हुआ है दैट इज द मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स का मैं पहले इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा, इसकी इंपॉर्टेंस दे दूंगा कि बोर्ड में आपको ये किस लिए पढ़ना है, क्या पढ़ना है बोर्ड में, और नीट में इसकी क्या वेटेज रहेगी, क्या इंपॉर्टेंस रहेगी नीट में। अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स वॉल्यूम 2 में देखने को मिलेगा। इसमें पहला यूनिट जो आपको मिलता है दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, सेकंड इज न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स आपको यहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा। अगर मैं इन दो टॉपिक्स की ही, सिर्फ इन दो टॉपिक्स की बात करूं तो दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखने को मिलता है। एक बड़ा यूनिट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, कितना आपको पढ़ना पड़ता है उसमें। यहां पे अगर हम देखेंगे रोटेशनल मोशन, अगर आप यहां पे काइनेमेटिक्स देखोगे, जितनी वेटेज वहां से आपको नीट में देखने को मिलती है उतनी ही क्वेश्चंस की वेटेज को मिलती है। This is the beauty of modern physics when it comes to the NEET examination. तो यहां पे अगर हम बात करेंगे इस यूनिट में मॉडर्न फिजिक्स हम स्टार्ट ही करेंगे फ्रॉम द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। बोर्ड के साथ साथ मैं बोर्ड के साथ साथ आपका नीट यहां पे क्लियर करूंगा। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, अगर इसमें देखेंगे तो एक अच्छा क्वेश्चन आपको आपके ये बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहां हम स्टार्ट किस तरह से करेंगे, क्रोनोलॉजी क्या रहेगी हमारा इसमें। तो अगर हम स्टार्ट यहां पे देखेंगे, पहला हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, व्हाट इज ड्यूअल नेचर, ड्यूअलिस्टिक नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, कहां से ये कॉन्सेप्ट्स आए हैं, जन्म कहां से लिया इन कॉन्सेप्ट्स ने। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हम देखेंगे, ऑरिजिन इन कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो जब किसी चीज को ऑरिजिन से आप उठाते हो ना, आप उसको कनेक्ट करके चलते हो, एक नॉवल की तरह चलते हो, तो चीजें आसान लग जाती है। जब आप फिर आगे आगे बढ़ जाओगे, आप आगे यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करोगे, डी ब्रॉयस वेवलेंथ करोगे, कॉम्पटन इफेक्ट करोगे, यहां पे ये रेडिएशन प्रेशर पढ़ेंगे हम, तो ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत इजी लगेंगे। बट वंस यू आर स्टार्टिंग दिस फ्रॉम द बेसिक, तो यहां पे हम स्टार्ट कहां से करेंगे, सिंपल हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट फ्रॉम द हिस्टोरिकल कंसेप्ट, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे हम, कहां से कौन सी चीज कनेक्ट करती है इस यूनिट को। उसके बाद यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट रहेगा दैट इज द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, पावर, मोमेंटम, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, ये चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें इसके बाद जो है दैट इज द रेडिएशन प्रेशर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहां पे रहता है नीट के लिहाज से, वो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इमिशन कैसे होता है, फोटो इमिशन कैसे होता है। उसके बाद हम यहां पे इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी पे क्वेश्चंस देखेंगे, इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चंस देखेंगे, इनके ग्राफ्स कैसे यहां पे प्लॉट होते हैं वो हम देखेंगे। तो एक एक चीज हमें यहां पे बारीकी से देखनी पड़ेगी, और यहां पे हम कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन भी करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन जब हम इसका कंप्लीट करेंगे, बोर्ड पर्सपेक्टिव जब हम इसका कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे 20 से 30 क्वेश्चंस तक हम इस टॉपिक में से करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद यहां पे आपको इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है दैट इज द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, एक्सरे यहां पे, और कॉम्पटन इफेक्ट। एक्सरे और कॉम्पटन इफेक्ट पे भी हम एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग डी ब्रॉयस वेवलेंथ, इस पे भी हम 20 से 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो ये दो टॉपिक्स यहां पे आपको स्कोरिंग है, वन इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकंड इज द एक्सरे एंड कॉम्पटन इफेक्ट। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करोगे, आपको सबसे ज्यादा इसमें हर एक टॉपिक से, जो भी मैंने यहां पे टॉपिक लिखा है, हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो पिछले साल नीट में पूछे गए हैं या अभी तक पूछे गए होंगे। लेकिन इन दो टॉपिक्स की आप हमेशा वेटेज देखोगे। एक क्वेश्चन आप जरूर या तो फोटो इलेक्ट्रिक से देखोगे या यहां से डी ब्रॉय या एक्सरे से देखोगे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहां पे।
तो यहां पे हमारा जो ये हमारी क्रोनोलॉजी जो रहेगी इस टॉपिक को पढ़ने की वो ये रहेगी, साथ साथ हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। टुडे वी आर सिंपली डीलिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस यूनिट। व्हाट इज ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या मतलब रखता है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या मतलब रखता है, कहां से ये कॉन्सेप्ट्स आ गए, कहां से इन कॉन्सेप्ट्स का जन्म हुआ। So let us start with the historical concept that is the Newton corpuscular theory of light। यहां पे जो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट है, इसमें सिंपली जो आपके पास लाइट है, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग ए सोर्स ऑफ लाइट, मान के चलिए ये आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है, और इस सोर्स ऑफ लाइट में से जो रेडिएशन निकलती है, जो लाइट निकलती है, इधर जो लाइट आपकी निकलती है वो आप यहां पे कंसीडर करते हो कि वो जो लाइट है ये पार्टिकल्स है। क्या है? पार्टिकल्स है। और अगर ये पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स को ही हम बोलते हैं कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल्स, कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल्स, ठीक है ना, कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल्स। याद रखिएगा चीजों को, थ्योरी को याद रखिएगा, सो दैट आप एंजॉय करो इस चीज को। यहां पे मैंने एक लाइट सोर्स लिया, आप के मान के चले कि ये आपके पास सिंपल सी एक टॉर्च है, लाइट सोर्स है, आपने यहां पे इसका स्विच ऑन किया। जब आपने स्विच ऑन किया, यहां पे आपको लाइट देखने को मिलती है, यहां पे आपको लाइट देखने को मिलती है। ये जो लाइट है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये लाइट क्या है? दिस लाइट contains of tiny particles of the light known as the corpuscular particles। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? corpuscular particles। और जो यहां पे फॉर एग्जांपल यू हैव द मल्टी कलर लाइट हियर, आपके पास अगर मल्टी कलर लाइट है, यहां पे आप ये एक और कलर लोगे, आपके पास यहां पे ये जो कलर्स होते हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ये कलर्स होते हैं ना, these colors are decided by the size of this particle, size of corpuscular particle, या simply you can say the size of corpuscle। तो इसकी अगर हम बात करेंगे, जो भी आपके फिनोमिना है, जो भी आपके कुछ फिनोमिना है, which सिंपली मैं आपको कहूंगा कि आपके पास कौन कौन से फिनोमिनास होते हैं। आपके पास अगर हम फिनोमिनास की बात करेंगे, इधर यू हैव रिफ्लेक्शन, जो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, 12th की लाइट में पढ़ा है। रिफ्रैक्शन आपके पास है, रिफ्रैक्शन आपके पास है कि नहीं है? इंटरफेरेंस आपके पास है, इंटरफेरेंस आपके पास है, डिफ्रैक्शन आपके पास है, डिफ्रैक्शन आपके पास है। उसके बाद क्या है आपके पास? यू हैव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यू हैव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। यू हैव पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। तो आपको एक एक करके देखना है कि जो भी आपके पास कोई थ्योरी होगी, नो थ्योरी ऑन दिस यूनिवर्स इज आइडियल थ्योरी, वेयर फॉर एग्जांपल फिर हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थ्योरी ही होती जो सारा कुछ डिफाइन करती, लेकिन ऐसी कोई थ्योरी है नहीं। तो यहां पे भी जैसे आप केमिस्ट्री में देखते हो कि पहले कौन आया था, पहले आपने देखा था कि रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, फिर आपने बोहर मॉडल ऑफ एटम देखा, उससे पहले थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम देखा था रदरफोर्ड से पहले। तो ऐसे यहां पे भी आप देखोगे कि ये थ्योरी एक दिन में नहीं बनी। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का कॉन्सेप्ट, मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट एक दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स का देयर इज ए कंट्रीब्यूशन, इसमें एक कंट्रीब्यूशन है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन, और ये कंट्रीब्यूशन बहुत सारों का है। तो पहला मैंने आपको सीधे समझा कि हमारे पास जो न्यूटन साहब है, न्यूटन ने क्या कहा यहां पे? न्यूटन ने सिंपल अपनी एक थ्योरी जो दी थी, दैट इज द कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। इसने बोला कि ये जो आपके पास लाइट है, इट इज अ पार्टिकल नेचर, और इन पार्टिकल्स को हम कॉर्पस्कुलर्स बोलते हैं। ये जो कलर ऑफ द लाइट होता है वो डिसाइड किससे होता है? फ्रॉम द साइज ऑफ द कॉर्पस्कुलर पार्टिकल। लेकिन यहां पे क्या मतलब है? आप मतलब ये है कि दिस लाइट, ये जो थ्योरी आपके पास है, ये जो आपके पास थ्योरी है, ये थ्योरी डिफाइन करती है, ये थ्योरी डिफाइन करती है किसको? डिफाइन करती है, डिफाइन करती है किसको? रिफ्लेक्शन को या रिफ्रैक्शन को। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को तो ये एक्सप्लेन कर पाती है, इट एक्सप्लेन्स द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ये तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर पाई, बट व्हेन इट कम्स टू द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, द थ्योरी कंप्लीटली फेल्स। ये फेल होती है पूरी थ्योरी। तो हम क्या कहेंगे यहां पे? न्यूटन का थे वो यहां पे पार्टिकल नेचर की लाइट थी,
पार्टिकल क्या डिफाइन करता है? डिफाइन आपका कलर ऑफ लाइट करता है, कलर ऑफ लाइट डिफाइन ये करता है, तो कलर ऑफ लाइट डिफाइन करता है। लेकिन यहां पे अब ड्रॉबैक क्या है? Explains the reflection and refraction of the light, but fails to explain the interference and diffraction of the light. ये इसके ड्रॉबैक्स है। तो ड्रॉबैक इसका सिंपल सा है, it fails to explain the interference अपने अल्फाजों में, जैसे आपको आता है ना, जैसे आपको आता है इंग्लिश, उर्दू, व्हाटएवर, जो भी आपको, जैसे आपको टेक्स्ट चैट करते हो, जैसे आपको आता है ना, अपने अल्फाजों में ये चीज लिखना, सो दैट कि आपके बैक ऑफ द माइंड में ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल कांसेप्ट इसका रहेगा। आज हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को समझने की कोशिश करेंगे। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, अभी तक जो न्यूटन थ्योरी में हमने डिस्कस किया, दैट इज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब हाइगन आता है, क्रिश्चियन हाइगन आता है, एंड इन 1678 सीधे चैलेंज करता है न्यूटन बाबा को, कि न्यूटन को चैलेंज करना कि आप गलत हो, आपने जो कहा कि लाइट इज ऑफ द पार्टिकल नेचर, बिल्कुल गलत है। लाइट इज नॉट ऑफ द पार्टिकल नेचर। ये किस नेचर की लाइट होती है? इट इज ऑफ द वेव नेचर। और यहां पे वेव नेचर को ही इसने यहां पे डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ सोर्स ऑफ लाइट, अगेन यहां पे जो लाइट आपकी है वो पार्टिकल नहीं है, दैट इज ऑफ द वेव नेचर। इट ट्रैवल्स एज अ वेव। तो यहां पे लाइट जो ट्रैवल करती है, इट ट्रैवल्स एज अ वेव, वेव नेचर है इसका। लेकिन जो ये वेव नेचर है, जो ये वेव नेचर लाइट का है, इट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, या आप कह सकते हो कि ये मैकेनिकल वेव है। कौन सी है? मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव की अगर मैं बात करूं, मैकेनिकल वेव में ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। अब यहां पे समझना चीजों को, पहली थ्योरी में आपने देखा पार्टिकल्स थे, फेल्स टू डिफाइन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। नाउ यहां पे हाइगन बोलता है कि यहां पे वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, एंड लाइट जो यहां पे आपके पास है मैकेनिकल वेव है। दो वी नो द लाइट इज ऑफ ट्रांस, वी नो इट इज नॉट द लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इट इज ट्रांसवर्स वेव, वहां की बात करता हूं। तो इसने बोला था कि लाइट क्या है? मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल में लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। अब अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, द क्वेश्चन अराइजेस, बताइए कौन सा क्वेश्चन अराइज होता है? आपने तो ऑसिलेशन एंड वेव्स एंड ऑसिलेशंस ऑलरेडी पढ़ा है। वेव्स एंड ऑसिलेशंस में यू नो कि जो आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो आपके पास होती है, उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, मीडियम फॉर प्रोपगेशन, मीडियम फॉर प्रोपगेशन। जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर होती है उसको तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहां पे मैकेनिकल वेव जैसे साउंड वेव मेरी, इट रिक्वायर्स मीडियम। अगर मैं वैक्यूम में ये बातें करूं तो ये आप तक नहीं पहुंचेंगी। द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, द मैकेनिकल वेव्स नीड्स मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। तो ये आप बताइए हाइगन साहब कि आपने जो यहां पे थ्योरी दी, हमने तो समझा लाइट इज ऑफ वेव नेचर, चलो हम मानने के लिए भी तैयार है कि लाइट इज ऑफ वेव नेचर। आपने लेकिन बोला मैकेनिकल वेव, आपने बोला लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव रिक्वायर्स मीडियम फॉर दिस प्रोपगेशन। तो आपके पास कौन सा मीडियम है? आपके पास कौन सा मीडियम है? तो इसने जवाब दिया, ऊपर एक मीडियम है, ऊपर एक मीडियम है, ईथर है, और उस ईथर मीडियम में ये वेव प्रोपेगेट हो जाती है, उस ईथर मीडियम में ये वेव प्रोपेगेट हो जाती है। अब ये तो टॉर्च की बात नहीं है ना, सन से लाइट आ जाती है, सन से रोशनी आ जाती है, दैट इज द सोर्स ऑफ लाइट। तो वहां से ये जमीन पूरा नहीं है ना, ऊपर तो वैक्यूम है। अब उस टाइम का वैक्यूम आप छोड़ दीजिए, कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि ऊपर क्या है, लेकिन मीडियम तो चाहिए था। इसको जब पूछा गया ना तो इसने बोला ईथर है। अब दो चीजें यहां पे थी, तो अगर इससे पूछा गया, जब इसे पूछा गया कि प्रूव क्या आप
ये प्रूव करो कि ऊपर मीडियम कौन सा है, ईथर है। इसने बोला कि मेरा काम था ये वेव नेचर ऑफ द लाइट एक्सप्लेन करना, मैंने कर दिया। और ये वेव किस में से प्रोपेगेट हो जाती है, ये वेव प्रोपेगेट हो जाती है एक मीडियम में से, ईथर। अगर आपको लगता है कि ऊपर मीडियम नहीं है तो आप ही दिखाओ कि ऊपर मीडियम नहीं है, ऊपर ईथर नहीं है। अब यहां तो फंस जाओगे ना, यहां तो आपको मानना है कि ऊपर ईथर है, यहां तो आपको टाइम निकाल के प्रूव करना है कि ऊपर ईथर नहीं है। तो आपको मानना पड़ा, क्योंकि कोई थ्योरी थी नहीं जो ये एक्सप्लेन करता उस टाइम कि नहीं ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो थ्योरी थी इसने एक्सप्लेन किया था, इसने पहली बार एक्सप्लेन किया था इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहली बार इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पहली बार यहां पे एक्सप्लेन हुआ था। और जब ये एक्सप्लेन हुआ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, बट एट द सेम टाइम इट फेल्स टू एक्सप्लेन क्या, पोलराइजेशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। At the same time, it fails to explain polarization and photoelectric effect. Now, यहां पे बात क्या है, यहां पे आपको समझना पड़ेगा, it explains the interference and diffraction of the light, but fails to explain the polarization and photoelectric effect. Polarization में आप देखते हो कि जब जो आपकी लाइट होती है, वो जो वाइब्रेशन उसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक डायरेक्शन में होती है। लेकिन जब आप पोलराइज लगाते हो तो वो एक ही डायरेक्शन में फिर निकलती है। हमें पढ़ना है पोलराइजेशन ऑफ द लाइट, वहां पे मैं पढ़ाऊंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोटोनिक इमिशन, ठीक है ना। तो यहां पे फोटोनिक इमिशन हम पढ़ेंगे आगे, तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। बट थ्योरी को चाहिए था कि ये इनको भी एक्सप्लेन करे, ये इनको भी एक्सप्लेन करे। इसने वेव नेचर बोला, इसने समझाया मीडियम ऊपर है, इट एक्सप्लेन्स द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन बट फेल्स टू एक्सप्लेन द पोलराइजेशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहां पे इसके बाद नाउ ड्रॉबैक इज देयर, जहां पे ड्रॉबैक होगा वहां पे एक थ्योरी नई जन्म ले ही लेती है, ठीक है ना। तो यहां पे अब ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है, दो क्वेश्चंस वहां पे थे। एक क्वेश्चन आपका था कि क्या सच में मीडियम ऊपर है, सच में ईथर ऊपर है। दूसरा जो इसका ड्रॉबैक था पिछली वाली थ्योरी का, यहां पे उनको दूर करने के लिए अगर यहां पे आप कॉन्सेप्ट लोगे इस वाली थ्योरी का, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एज द नेम सजेस्ट्स, इसने बोला कि ये जो लाइट है ना पार्टिकल नहीं है, वेव है। गलत बोला था, मैकेनिकल वेव नहीं है, ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, ट्रांसवर्स वेव है। और ट्रांसवर्स वेव जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, उसको मीडियम नहीं चाहिए फॉर प्रोपगेशन। अगर ट्रांसवर्स है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो यहां पे हम सीधी बात ये करेंगे कि यहां पे हमें मीडियम की जरूरत नहीं है, doesn't require medium for propagation. Doesn't require medium for its propagation. अगर मीडियम नहीं चाहिए, इसने बोला कि यहां पे ये जो वेव है लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। पहले हमने यहां पे क्या लिया था, हमने लॉन्गिट्यूडनल लिया था। इसके बाद अभी जो ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स में इंटरफेरेंस भी डिफाइन होता है आपका, डिफ्रैक्शन भी डिफाइन होता है आपका, ठीक है ना। इन दो थ्योरीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वहां पे लॉन्गिट्यूडनल था, यहां पे ट्रांसवर्स है। बाकी यहां पे इट फेल्स टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो चेंज क्या है यहां पे, चेंज एक बहुत ही बड़ी चेंज है
जो चेंज अभी तक विथस्टैंड है, दैट लाइट इज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर. Electromagnetic transverse wave had not the longitudinal wave, which is absolutely correct, which is absolutely fine and true. ठीक है ना. तो वो चीज यहां पे इस थ्योरी में निकाला गया था. तो यहां पे मैक्सवेल प्लैंक की थ्योरी, प्लैंक की थ्योरी नहीं है, मैक्सवेल की थ्योरी है. ठीक है ना. अब यहां पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आती है. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ये जो थ्योरी है ना, ये जो थ्योरी है, ये किसने दी थी? ये मैक्स प्लैंक ने दी थी, या मैक्स प्लैंक बोलो, इसने दी थी. ठीक है ना. इसी को हम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं. ठीक है ना. यहां पे क्या बोला गया था? यहां पे फिर से बोला गया था कि ये जो आप कॉन्सेप्ट सभी तक ला रहे हो, ये जो आप कॉन्सेप्ट सभी तक ला रहे हो, इसमें कहीं पे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आपका है वो डिफाइन नहीं होता है, मत होता है. तो यहां पे जब हम वेव नेचर लेते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक डिफाइन होता ही नहीं है यहां पे. अब यहां पे क्या बोला हमने कि हमने मैक्स प्लैंक ने बोला यहां पे अपनी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में, उसने बोला सिंपली, उसने क्या यहां पे समझाया हमें कि ये जो लाइट है इट इज अगेन ऑफ पार्टिकल नेचर. कंफ्यूजन देखिए, कंफ्यूजन देखिए, और ये पीरियड भी देखिए. वर्ल्ड वार भी चलता था और यहां पे एक अलग सी जंग छिड़ी थी, कॉलाइट्स की जंग, कि क्या ये पार्टिकल है, क्या ये वेव है. अब आप बताएं, अभी तक हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े रहे थे. अब वेव नेचर हमने विथस्टैंड किया था, अब हम एक एक ड्रॉबैक हटाने की कोशिश कर रहे थे. नई एक थ्योरी आए कि नहीं, वेव नहीं है, अगेन लाइट इज ऑफ पार्टिकल नेचर, लाइट इज ऑफ पार्टिकल नेचर. लेकिन यहां पे जो पार्टिकल्स ऑफ लाइट है, यहां पे जो पार्टिकल्स ऑफ लाइट है, वेट अ सेकंड, ठीक, यहां पे जो पार्टिकल्स ऑफ लाइट है वो कॉर्पस्कल्स नहीं है, वो कॉर्पस्कल्स नहीं है, वो क्या है यहां पे जो लाइट पार्टिकल्स है, क्वांटम पार्टिकल्स ऑफ लाइट है, वो उनको हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस यूनिट. यहां इस यूनिट में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी वो आपको फोटॉन देखने को मिलेगा, फोटॉन की एनर्जी देखने को मिलेगी, फोटॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करने को मिलेगी, फोटॉन की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने को मिलेगी. फोटॉन के अराउंड ही ये पूरा चैप्टर आपका घूमेगा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. तो यहां पे अब फोटॉन का जन्म हुआ, लेकिन यहां पे एक्सप्लेन इसने क्या किया? इट एक्सप्लेन्स, यहां पे ये जो पार्टिकल नेचर है, इट एक्सप्लेन्स द, यहां पे अगर हम बात करेंगे जो यहां पे एक्सप्लेन नहीं हो रहा था ना, यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका, दैट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इट एक्सप्लेन्स द ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे स्टार्ट करके रखा. पहली थ्योरी जो पार्टिकल नेचर थी, जो न्यूटन ने दी थी, पहली थ्योरी फोटॉन, वहां पे क्या था? कॉर्पस ऑफ द लाइट. यहां पे आपका फोटॉन है, फोटॉन को ही हम अब आगे कैरी कर, क्या होता है? एक टेरी पैकेट ऑफ एनर्जी होता है. इसकी एनर्जी क्या होती है, कैसे इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कैसे इस पे हमें काम करना है, वी हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन. एक एक हमें यहां पे करना पड़ेगा, लेकिन थ्योरी यहां पे पढ़नी पड़ेगी और यहां पे डे ब्रोगलीज ड्यूअल नेचर पढ़ना पड़ेगा. अब आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पे 1904 1905 में विद द हेल्प ऑफ द मैक्स प्लैंक थ्योरी, दैट इज द लाइट इज अ पार्टिकल नेचर. और ये जो पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल्स कौन से होते हैं? फोटॉन्स होते हैं. क्वांटम पार्टिकल्स ऑफ द लाइट फोटॉन्स होते हैं यहां पे. तो फोटॉन पैकेट ऑफ एनर्जी होता है. यहां पे 1905 मिरेकलस ईयर ऑफ द साइंस बोला जाता है. क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन ने बैक टू बैक जो रिसर्च पेपर्स, 5 रिसर्च पेपर्स निकाले थे और बैक टू बैक फिजिक्स की 5 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इसने सॉल्व की थी. तो यहां पे इसने विद दिस हेल्प मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट इसने डिफाइन किया यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसने डिफाइन किया यहां पे पहली बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. ये यहां पे
कुछ बंद था यहाँ पे de Broglie जो था, हालांकि de Broglie साइंस बैकग्राउंड से थे ही नहीं, लेकिन de Broglie ने काफी काम किया है यहाँ पे। de Broglie ने इस पूरे सिनेरियो को स्टडी, इस जंग को स्टडी किया, पूरी इस यहाँ पे थ्योरी को स्टडी करने के बाद ये एक कंक्लूजन यहाँ पे निकालता है, और काफी सरप्राइजिंग एंड चैलेंजिंग कंक्लूजन होता है। दैट इसने बोला कि आप सब यहाँ पे एक कंफ्यूजन में फंसे हो, आप सब के सब एक कंफ्यूजन में फंसे हो। और वो कंफ्यूजन क्या है? वो कंफ्यूजन ये है कि यहां पे ये जो लाइट है, यहां पे ये जो लाइट है, यहां पे ये जो लाइट है, इट इज नीदर ए पार्टिकल नॉर अ वेव। ना तो ये पार्टिकल है ना तो वेव है, बट it behaves as a particle in certain circumstances, in certain कहीं जगह पे ये जो लाइट है ये पार्टिकल एज अ एक्सपेरिमेंट, एंड कहीं पे ये जो है इट बिहेव्स एज इट बिहेव्स एज ए वेव। और यहां पे इसने यहां पे अगर हम एनर्जी अब बोलेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन की जब हम आगे बात करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या बोला इसने? अरे लड़ना झगड़ना बंद करो, कोई बोल रहा है पार्टिकल है, कोई बोल रहा है वेव है, इट इज नीदर अ वेव नॉट अ पार्टिकल, ये दो में से साइमल्टेनियसली कुछ नहीं है। अगर हम बात करेंगे समटाइम्स इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल एंड समटाइम्स इट बिहेव्स एज ए वेव, डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सा नेचर लाइट का स्टडी कर रहे हो। आप इंटरफेरेंस स्टडी कर रहे हो ना, वहां पे आपको अगर देखने को मिलेगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि यहां पे जो लाइट होती है जब वो ट्रैवल करती है उस स्लिट में से, तो इट बिहेव्स एज अ वेव। आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, आपको रिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है, इट बिहेव्स एज अ वेव। तो जहां पे वेव का कांसेप्ट है, कहीं पे पार्टिकल का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ते हो ना, वहां पे जो लाइट है मैंने आपको समझा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, वैसे बिहेव्स एज ए whole scenario gave birth to the concept that is the dual nature of the radiation, dual nature of the radiation। समझ में आ रहा है? That gave the concept of the dual nature, जन्म दिया एक मॉडर्न फिजिक्स के यूनिट को, एक मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। That is the dual nature of the radiation। That means the radiation, जो आपके पास लाइट है, जो आपके पास रेडिएशन है, it sometimes behaves as a wave, it sometimes behaves as a particle। That is the dualistic nature of this radiation। ठीक है ना? कहीं पे कोई पॉइंट आ जाता है बात का ड्यूअल नेचर डिफाइन होता है। अब ड्यूअल नेचर डिफाइन होने के बाद, अब ड्यूअल नेचर डिफाइन होने के बाद यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके होते हैं। दैट इज आपको अब यहां पे क्या क्या करना पड़ेगा? पहले आपको फोटॉन को समझना पड़ेगा, पहले आपको फोटॉन को समझना पड़ेगा। फोटॉन में हम क्या क्या करेंगे? नाउ योर सिलेबस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। यहां से आपको चीजें कैलकुलेटिव देखने को मिलेगी, यहां से चीजें आपको बारीकी से याद नहीं समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो सब तो याद रखना था ना, यहां पे आपको चीजें आप समझनी पड़ेगी। तो फोटॉन से जब हम स्टार्ट करेंगे, पहली बात जो हम फोटॉन की करेंगे, दैट इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन। उससे पहले मैं कुछ आपको और भी बताऊंगा, मैंने नेचर ऑफ द रेडिएशन आपको बोला था, लेकिन पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा अब इसका। एनर्जी ऑफ द फोटॉन की जब हम बात करेंगे, यहां पे आपको सिंपली E इक्वल टू एच न्यू से हम स्टार्ट करेंगे, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी विद व्हिच द फोटॉन ट्रैवल्स, विद व्हिच द रेडिएशन ट्रैवल्स। फिर हम यहां पे लैम्डा डिपेंडेंस देखेंगे, ठीक है ना, बिकॉज न्यू इटसेल्फ इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। फिर हम यहां पे इसको रिप्लेस करेंगे E इक्वल टू एच, यहां पे C बाई न्यू की जगह C बाई लैम्डा, तो ये आपकी दूसरी फार्मूला बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम H और C का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। H क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और यहां पे C आपका क्या होता है? यहां पे C आपका लाइट होता है 3.8
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट हम यूज करेंगे। उसके बाद सबस्टिट्यूट करने पे हम वैल्यूज निकालेंगे। जब हम वैल्यूज इसके निकालेंगे, वैल्यूज भी आपको दो में निकालने पड़ेंगे। एक आपका सिंपल यहाँ पे जूल्स में देखने को मिलेगी एनर्जी, एक आपके एंगस्ट्रॉन में देखने को मिलेगी, ठीक है ना, एक आपको एंगस्ट्रॉन में देखने को मिलेगी, जूल्स में देखने को मिलेगी, एक आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में देखने को मिलेगी। न्यूमेरिकल जब आपसे पूछा जाता है, इधर वो वहीं से आपको या तो जूल्स में देगा या वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में देगा, या उधर से वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में देगा, आपको जूल्स में कैलकुलेट करने को पूछता है। तो यहां से आपकी कहानी अब शुरू हो जाती है, यहां से आपकी प्रिपरेशन अब स्टार्ट हो जाती है। तो हम सुबह फोटॉन से स्टार्ट करेंगे, फोटॉन के रेस्ट मास पढ़ेंगे, फोटॉन की एनर्जी पढ़ेंगे, फोटॉन की डिपेंडेंस पढ़ेंगे, बाकी चीजें यहां पे किस फील्ड में ये डिफ्लेक्शन दिखाता है, किस फील्ड में ये डिफ्लेक्ट होता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, मैग्नेटिक फील्ड में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या ग्रेविटेशनल फील्ड में ये होता है, क्या डिफ्लेक्ट हो जाता है क्या अपनी पाथ से। तो यहां पे ये चीजें हमें रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन पढ़ेंगे, ठीक है ना। या उसके बाद हम ये एनर्जी खत्म करके आगे जब हम बढ़ जाएंगे तो फिर आपको इमिशंस देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन इमिशंस हम वहां पे पढ़ेंगे, रेडिएशन प्रेशर पढ़ेंगे। उसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ बढ़ जाएंगे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एंड फॉर योर एग्जाम। दोनों के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले यहां पे रेडिएशन की बात हमने की, एक एक्सपेरिमेंट है, दैट इज द डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। इस डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाया गया था? इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर दिखाया गया था, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर दिखाया गया था। अगर आपको याद होगा जे थॉमसन, आप ये नाम जानते हो, कैसे जानते हो? बिकॉज इसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को। लेकिन इसका बेटा जो था जीपी थॉमसन, इस जीपी थॉमसन ने क्या किया था? इसने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर प्रूव किया था। इसको भी नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसको भी जीपी थॉमसन को यहां पे नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे बाप बेटे ने एक ही पार्टिकल को पकड़ा और दोनों ने यहां पे नोबेल प्राइज लिया था इसमें। सो टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम concept, that is the फोटॉन को पढ़ लेंगे इस यूनिट में। जो भी मैंने आपको पहले स्लाइड में यहां पे टॉपिक्स बताए थे, एक एक करके हम इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक पे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फोटॉन पे हम क्वेश्चंस करेंगे, इन सब पे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पे जो हमारा फोकस रहेगा दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड ये तीन यहां से यहां तक हमारा सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहां पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड और अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, स्टे ब्लेस्ड, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड we will start our unit. अभी तक हमने start नहीं किया, we will start our unit development nature of the matter and radiation from tomorrow. Thank you, have a nice time.